नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। नायब सैनी सरकार का दूसरा कार्यकाल 100 दिन को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। आज कैबिनेट की बैठक थी। 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले कैबिनेट थी। सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, कईयों की जानकारी दी है। इसके अलावा यह भी बता दिया गया है कि 27 जनवरी को मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहे हैं। सरकार के मंत्री बता रहे हैं कि 100 दिन में जो सरकार ने संकल्प लिया था उन कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार ने 100 दिन में अभूतपूर्व काम किए हैं, ये सरकार दावा कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये 100 दिन नाकामी के हैं, इन 100 दिनों में कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अब 100 दिन नजदीक हैं और जिस जिस दिन इसकी चर्चा होती है, जिस जिस दिन पॉइंट आते हैं, उस दिन हम भी उस पर बात करना चाह रहे हैं। ये पूरा सप्ताह ही ऐसा लग रहा है क्योंकि 100 दिन पर खूब बातचीत हो रही है। अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि 27 तारीख को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो विस्तार से बताएंगे कि 100 दिन में क्या कुछ सरकार ने किया है। 27 जनवरी का इंतजार है, लेकिन उससे पहले बयानों की जो बयार है वो बह रही है। सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। नायब सरकार अपने 100 दिनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए तैयार है। सत्ता पर काबिज होते ही सीएम नायब सैनी एक्टिव मूड में दिखाई दे रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कई फैसले लेकर सरकार जनता के दिलों में जगह बनाती दिखाई दे रही है। 100 दिनों के खाके को ध्यान में रखते हुए सीएम सैनी लगातार बैठकों के जरिए अधिकारियों और मंत्रियों को खास निर्देश भी दे रहे हैं। सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए बस 27 जनवरी का इंतजार कर रही है। तकरीबन जो शपथ पत्र था उसके आधारित हमने कोशिश की सारे कामों को पूरा करने की। जैसे अभी हमने योजना बनाई है, अभी पानी बचाओ और सेम खत्म करो, पोल्यूशन को बरकरार रखो ठीक ढंग से। और इसमें जहाँ जहाँ सेम है वहाँ पर हमने ट्यूबवेलों को 24 घंटे चलाने का फैसला ले रखा, जिससे सेम खत्म हो जाएगा। और पानी बचाएंगे हम वैसे भी, जैसे खेत में हम जीरी लगाते हैं उसकी जगह दूसरी फसल करेंगे। उसके लिए हमने प्रावधान रखा है। पहले 7,000 था, अब योजना बनाई है, अभी 10,000 करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी अपने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए बेकरार है, तो वहीं कांग्रेस विफल सरकार बताकर घेरने में लगी हुई है। तो लोगों की मूलभूत जरूरतें थी ना, सरकार उन्हें भी नहीं पूरा कर पाई। सबसे पहले सरकार जब बनी, सरकार के बनते ही जीरी का सीजन चल रहा था, मंडियों में जीरी रुलती भी रही थी, किसान मंडी में जीरी लुटा रहा था। जिन मंडी के अंदर 250-300 रुपए क्विंटल के कट लगवा कर भेजने पे मजबूर हुआ। और मुख्यमंत्री को हमने विधानसभा में भी कहा कि आपके क्षेत्र में भी नमी के नाम पे दस्ती पैसे किसान से लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ उसके बाद अगर गेहूं की बिजाई आई तो बिजाई के देखा हमने डीएपी के पूरे हरियाणा के अंदर एक चर्चा आई थी कि एक किसान ने डीएपी की कमी की वजह से सुसाइड भी कर लिया। और यूरिया की कम जरूरत पड़ी तो यूरिया बाजार से गायब हो जाता है। इसी प्रकार से आप इन्होंने कह रहे हैं कि हमने 24,000 नौकरियां लगा दी सरकार बनती। हमने कौशल रोजगार में ये कह दिया कि आपको जॉब गारंटी कह रहे हैं। कौशल रोजगार की जॉब गारंटी विधानसभा बिल तो पास हो गया, परंतु लगभग 1,000 से ऊपर इरिगेशन के अंदर कौशल रोजगार में लगे लोगों को हटाने का काम किया। अब इस प्रकार से अगर काम ये गिनवाएंगे तो मैं नहीं समझता कोई काम हुआ। सरकार तीसरे कार्यकाल में सभी वर्गों को साधने में लगी हुई है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं। खुले मंच से जनता हितैषी बताने में लगी हुई है और विकास की ताल ठोक रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, ललित अरोड़ा कांग्रेस से हैं और विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज बेनीवाल, अभी आप सुन रहे थे अशोक अरोड़ा जी को, सीनियर नेता हैं। वो कह रहे थे बेसिक नेसेसिटी, बुनियादी जरूरत भी आप लोगों ने 100 दिन में पूरी नहीं की, और आप पेश कर रहे हो 100 दिन का खाका कि सरकार ने 100 दिन में अभूतपूर्व काम किए हैं। जी नमस्कार वरुण जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार जी। देखिए, हम बात करते हैं, सिर्फ कांग्रेस से ही शुरुआत करता हूं क्योंकि आपने अशोक अरोड़ा जी का नाम लिया। ये वो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, जिसकी तारीफ करते हुए
कांग्रेस के ही नेता, चाहे वो शैली चौधरी रही हूं नारायणगढ़ से, चाहे सिरसा से गोकुल सेतिया रहे हों, चाहे असनसेन के विधायक के कैंडिडेट शमशेर सिंह गोगी रहे हों, उन्होंने तारीफों के पुल बांधे हैं कि ऐसी सरकार जो हर एक सब वर्गों को हितैषी सरकार, जो हर एक वर्ग का काम कर रही है, हर एक को आगे लेकर के चल रही है। और मुख्यमंत्री के बारे में गोकुल सेतिया, शैली चौधरी ने यह तक कह दिया कि ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। तो ये जो विरोधाभास है, कांग्रेस के जो नेता हैं जिनको सिर्फ कमी ही निकालनी है, वो कमी निकाल रहे हैं और वो कुछ ना कुछ कह भी रहे हैं, लेकिन जो तारीफ कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से काम कर रही है पार्टी, उसकी तारीफ भी कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं। तो कांग्रेस पहले ही अपना स्टैंड क्लियर करे कि भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या कोई दिक्कतें हैं। अच्छा पॉइंट अब अशोक अरोड़ा जी ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं के लिए काम नहीं किया, तो 24 फसलें किसको चाहिए थी? हरियाणा के किसानों को चाहिए थी कि हमारी फसलों की एमएसपी मिले। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार, पहली सरकार पूरे देश में ऐसी रही जिसने यह संकल्प लिया था कि हम सारी फसलों पर हरियाणा के किसानों का एक एक दाना नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन एमएसपी किया पर खरीदेंगे। वो कह रहे थे जीरी रुल रही थी मंडियों में। जी, मैं पहले भी शायद आपके साथ डीएपी के लिए भी, खाद के लिए, हर चीज के लिए डिबेट की। हमने डीएपी में मैंने आपको यह भी कहा था कि जब ये चीज खत्म होगी, एक किसान मेरे सामने आप लेकर के आना या कोई भी विपक्षी दल साथ लेकर के आए कि भाई बिना डीएपी के वो 1 किला 1 एकड़ खेत रह गया जिसमें डीएपी नहीं गिरी। हमने कहा था कि वो क्योस लग रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें हो रही थी, टीवी के सामने भी थी, लेकिन आज अगर वो चीज हो तो सामने आए। जो जीरी एकदम से आई, उसका सारा निपटारण हुआ, उठान हुआ। आज अगर जीरी कहीं पड़ी हुई है या उसके कुछ समय के बाद थी, तो अशोक अरोड़ा जी बताएं, ये उन चीजों का काम ना करें कि भाई आज एकदम से 100 क्विंटल अनाज आ गया और वो 100 का 100 उठान हो गया, तुलेगा भी, रखा भी जाएगा, बोरियों में भी भरा जाएगा, फिर वो अपने स्थान पर पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें जो अशोक अरोड़ा जी कह रहे हैं वो तथ्यहीन है, उनका कोई तथ्य नहीं है। इनके जो पार्टी के नेता हैं वही नायब सिंह सैनी जी की और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, ये कमिटमेंट की सरकार है वरुण जी। ठीक। जब ये नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने तो कहा कि जो पहले पेंडिंग बच्चे हैं उनको पहले नियुक्ति पत्र देंगे और मैं खुद बाद में अपना नियुक्ति पत्र लूंगा मुख्यमंत्री का। तो ये तो वो सरकार है जो कहती है वो करती है। और डायलिसिस के लिए कहा था कि डायलिसिस हम फ्री कर देंगे, तो आज हरियाणा की सारी जनता के लिए फ्री है। हमने कहा 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक का और इलाज फ्री मिलेगा, वो हम दे रहे हैं। हमने कहा था कि HKRN में जो लोग बच्चे लगे हुए हैं, जो कच्ची नौकरी पर है, उनको पक्की नौकरी, सेवा की सुनिश्चिति विधेयक हम लेकर के आए। तो ये वो सरकार है जो हर एक आदमी को साथ लेकर के चल रही है, हर वर्ग को साथ लेकर के चल रही है। आज की कैबिनेट की आपने बात की, आज की कैबिनेट में ही विकलांगों को तोहफा दिया गया, जो दिव्यांगजन हैं जिनकी 10 और कैटेगरियों को जोड़ा गया है, जिनको पेंशन मिला करेगी। एक ऐसी पहल जो आज तक किसी सरकार ने नहीं की और जिसपे हम अक्सर डिबेट करते हैं हर साल कि पॉल्यूशन हो गया, उसके लिए भी नायब सिंह सैनी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संजीदगी देखिए कि उन्होंने कहा कि हम क्लीन एयर प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे 2030 तक, इसको हम हरियाणा को पॉल्यूशन फ्री स्टेट बना देंगे। तो ये पहल तो देखिए हरियाणा की जनता के लिए जो सांस ले पाए, अच्छा, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और क्या चाहिए अशोक अरोड़ा जी को? जी ललित अरोड़ा जी, ये जो विकास है ये क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? जैसे पंकज बेनीवाल बता रहे हैं, अब अशोक अरोड़ा जी, हुड्डा साहब, ठीक है, जाहिर सी बात है वो कहेंगे कि जी सरकार के कामकाज में दिक्कत है या सरकार ने 100 दिन में कुछ नहीं किया। लेकिन पंकज बेनीवाल आपके विधायकों का नाम लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने तो मंच से तारीफ की है मुख्यमंत्री की। ऐसा है, एक तो आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, क्या आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो? मैं आपको क्लियरली सुन पा रहा हूं, आवाज भी ठीक कराता हूं जी, बोलिए। अच्छा, चलिए ठीक है। पहली बात तो ये कि अब सवाल ये चीजों को कैसे मिक्स करते हैं, है ना? मुझे तो लगता है कि जादूगरी सी कर लेते हैं एकदम। सेतिया जी का नाम नहीं था लिस्ट में मुख्यमंत्री का स्वागत करने वालों में, वो नाराज होकर वहां से चले गए। मुख्यमंत्री ने उनको वापस बुलवाया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अब मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री, आपको बोलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, तो आप एक अच्छा जेस्चर समझोगे और बैठ जाओगे। सिमिलरली शैली चौधरी, गोगी ने भी जो अब सवाल यह कि क्या किसी विकास के मुद्दे पे हमारे किसी एमएलए ने तारीफ की है, कहीं अच्छा काम किया है और वहां उन्होंने तारीफ की है, तो फिर तो ताली बजाओ, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो। लेकिन अगर वो सिर्फ एक पर्सनल जेस्चर के ऊपर आप कर रहे हो,
मतलब उसके लिए हमारे ही सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो हमारा सर्टिफिकेट तो हुड्डा जी ने दे दिया आपको। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इन 100 दिनों में आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एक FIR लॉन्च हुई। मैं नहीं कहता कि वो उसकी मेरिट डिमेरिट क्या है, क्या आपको नैतिकता के आधार पर उनको हटाना नहीं चाहिए था? उस दिन क्या हुआ कि मैंने बोला डिबेट है कि हमारे 100 दिन के काम कैसे रहे, हम अपने काम गिना रहे हैं। उनकी बारी है, उन्हें बोलने दीजिए। और अब आप इनकी डिफेंस में उतर आए विपुल जी। मैं ये कह रहा हूं कि क्या जिस प्रदेश, दो ही तो लोग हैं ना, कौन डिफेंस में उतर आया? मैं तो कह रहा हूं आपको बोलने दिया जाए, उनको रोक रहा हूं मैं सर। अच्छा सुनिए, अब ये दूसरी बात ये कह रहा हूं कि इन्हीं हमारे ही पार्टी के MLA हुड्डा साहब, उन्होंने ये बोला कि उसका जवाब तो देते नहीं कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, प्रति व्यक्ति रोजगार देने में नंबर 1 था हरियाणा उनके टाइम में। बेरोजगारी, महंगाई, अपराध भी आपने नंबर 1 बना दिया। आज प्रदेश में कोई खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। नशाखोरी, स्मगलिंग, गन कल्चर, गैंगस्टर कल्चर, फिरौती कल्चर, रंगदारी, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और पता नहीं क्या क्या, महिलाओं के प्रति अपराध रोज तो हो रहे हैं। आपकी अखबारें रंगी पड़ी हैं, आपके चैनल रंगे पड़े हैं। उसके अलावा 2 लाख पक्की नौकरी दी थी, ये तो बता दो कितनी दे दी उसमें से? 24 फसलों पे MSP की बात कर रहे हो भाई, इतनी कुछ फसलें तो यहाँ होती नहीं है, तो 24 क्यों बोलते हो? 4-5 फसलें तो बिल्कुल ही नहीं होती, जूट वगैरह। और फिर कितनी दी? 3100 रुपए में कितना धान खरीदा, 2300 में कितना खरीदा? DAP बता दो ना, DAP कमी नहीं थी। इतने रोज मैं विजुअल देखता था, DAP और यूरिया की कमी थी। आयुष्मान योजना में 350 करोड़ के बिल पेंडिंग थे, हॉस्पिटल्स ने इनका इलाज करना बंद कर दिया था। आप ढिंढोरा पीट रहे हो कि हमने 5 लाख बढ़ा दिया है। भाई ऐसे तो फिर इलीगल माइनिंग चल रही है, उसका भी बात करो ना। कांग्रेस के टाइम में रोडवेज हमारी बहुत टॉप पे थी, आज की तारीख में रोडवेज का बता दो। आपने बोला इलेक्ट्रिक स्टेशन बना दिए, भाई अगर 10 बनाए हैं तो उसमें बसें 30-40 बसें होंगी ज्यादा। कितनी बसें आपने नहीं खरीदी, कितनी कंडम कर दी, कितनी आपकी चलती नहीं है, वो आप बताते नहीं हो। और वो हमारे 3 MLA ने, 2 MLA ने यूं कह दिया था, आप अपना पीठ ठोकते हो। फिर एक और बात है कि रोडवेज की में जो किलोमीटर स्कीम का घोटाला हुआ था, उसके बारे में नहीं बोलते आप। रोडवेज ने जो है निजीकरण करके बुजुर्गों, विद्यार्थियों और पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिवारों को किराए में मिलने वाली राहत खत्म कर दी। आज ग्रामीण क्षेत्र में 7.8% है महंगाई, शहरी महंगाई 5.6% है, यानी 2.2 का फर्क है। पीने का पानी, शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन, और कह रहे जीरी लुट गई सस्ते में। तो ये डायलिसिस की सुविधा, अच्छा यही बता दो कितनी जगह पे डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है, कितनी जगह पे डायलिसिस मशीनें हैं, अभी तक कितने लोग लाभ उठा चुके, यही बता दो भाई। आपने बोला 24,000 नौकरियां दी, चलो इस बात पे तो मैं बिल्कुल आपसे कंटेस्ट करता हूं। 24,000 नौकरियां आप कह रहे हो, मुझे आप बताओ कितने विभागों में कितनी नौकरियां दी और कितने लोगों को आपने निकाल दिया है उसके बदले में? 9.5 ललित जी, ये वरुण जी का ही चैनल है, वरुण जी ने दिखाया था कि कितने लोगों के फोन इनके पास भी आए कि उस गांव से लग गए, इस गांव से लग गए। अरे कमाल कर दिया, आप तो हद होगी ललित अरोड़ा जी। आपके पास भी फोन आएंगे आपके गांव से कि भाई मेरा बच्चा बिना खर्ची पर्ची के लग गया, मेरा बच्चा बिना खर्ची पर्ची के लग गया। ललित अरोड़ा जी, आप तक मैसेज पहुंचा होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक मिनट रुकिए बस। भाई चुप रहिए, पटवारियों की बात सुन लो। 370 पटवारी इन्होंने घोषित कर दिया कि ये दागी है। अरे ऐसे कोई सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट आउट करता है? अगर ये 370 लोग दागी हैं, मैं तो ये कह रहा हूं इन्होंने तो सलाद की प्लेट खाई होगी, जो खेत खा के उनको नहीं पकड़ रहे हो, जो उनसे ऊपर है। आपके तो कितने ऊपर के अफसर दागी हैं भाई। अगर अच्छा काम करोगे तो हम भी कहेंगे अच्छा है। वो 3 MLA की, 2 MLA की रिपोर्ट लेकर अच्छे नहीं बन सकते आप। अच्छा ठीक है, वैसे मैं पढ़ देता हूं कि गोकुल सेतिया ने क्या कहा था। गोकुल सेतिया ने कहा था कि मैं समझता हूं बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। गोकुल सेतिया उनमें से नहीं है कि पार्टीबाजी देखते हुए विपक्ष में रहने के नाते विरोध करे, अच्छे काम की तारीफ करूंगा। ठीक है विजेंद्र रेड्डू जी, बात थी कि 100 दिन सरकार के काम के, सरकार कह रही है हम अच्छा काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है विपक्ष कहेगा कि बहुत कमियां हैं, बहुत से वादों का क्या हुआ जिनका घोषणा की गई थी। पर इसमें ट्विस्ट ये है कि कांग्रेस के अगर 2 विधायक या एक पूर्व विधायक तारीफ कर रहे हैं सरकार की, तो क्या मैसेज जा रहा है या मुख्यमंत्री की? हाँ, वरुण की कांग्रेस के विधायकों ने तारीफ की, गोकुल सेतिया ने भी की और शैली चौधरी ने भी की।
और जम करके उनका स्टेज भी शेयर करने का काम किया। लेकिन उन्होंने जो सीएम नायब सैनी की तारीफ की, उसके पीछे का मुख्य रीजन ये है कि कांग्रेस का तो घर बिल्कुल टूट चुका है, वो अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं। निश्चित तौर पर वो ये देख रहे हैं कि यहाँ तो कुछ रहा नहीं भाई, और धीरे धीरे कांग्रेस के जो लोग हैं वो इसी प्रकार से धीरे धीरे काम की तारीफ तो विपक्ष भी कर सकता है ना, इसमें गलत क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब उनको ये लगा कि कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से लेग पुलिंग है, कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से फूट है, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पतन की ओर जा रही है, उन्होंने तो अपने आशियाने खोजने शुरू कर दिए। अदरवाइज तो यही शैली चौधरी थी और यही गोकुल सेतिया थे जो चुनाव के दौरान पानी पी पी करके इनको कोसते थे। आखिर 2-2.5 महीने में ऐसा क्या इस सरकार ने कर दिया कि वो बढ़ाई करने लगे? बढ़ाई करने का एकमात्र उनका स्वार्थ है, वो चाहते हैं कि भाई कांग्रेस के दल्ले पल्ले कुछ रहा नहीं है तो कहीं ना कहीं अपना आशियाना ढूंढने का काम करेंगे। और दूसरी बात, आखिर 100 दिन का ढोल पीटा जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि 100 दिन क्यों भाई, लगभग 3750 दिन बनते हैं। 11वां साल आपका चला हुआ है, आप 3750 दिनों का हिसाब न दे करके 100 दिन की जो बात कर रहे हो, 100 दिन में भी आप मुझे ये बताइए, आप संकल्प पत्र घोषित किया, कितने वायदे आपने लागू करने का काम किया? 100 दिन कोई कम नहीं होते, कुछ बताओ कि इतने वायदे हमने लागू कर दिए। दूसरी बात, शिक्षा का क्षेत्र हमारा बिल्कुल बुरा हाल मचा हुआ है। हाई कोर्ट तक ने लाखों रुपए के जुर्माने किए डिपार्टमेंट के ऊपर, पीने का पानी तक नहीं था। कितना सुधार किया, ऊपर से स्कूलों के मर्ज करने की ओर बात चल रही है। स्वास्थ्य में आपने कितना सुधार किया, कितने डॉक्टरों को इनरोल करने का काम किया। 2014 से हम सुन रहे हैं कि लगभग 1200 डॉक्टरों को भर्ती किया जाएगा, 800 डॉक्टरों को भर्ती किया जाएगा। वो दिन आज तक नसीब नहीं हुआ हरियाणा प्रदेश को कि उन डॉक्टरों को भर्ती करने का काम किया जाएगा। और तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य, 3 वस्तुएं अति महत्वपूर्ण होती हैं। खाद्य विभाग में भी हमें पता लगा कि टोटल खाद्य अधिकारियों की 45 पोस्टें सैंक्शन है। बेनीवाल साहब, 45 पोस्ट सैंक्शन है, जिनमें से 43 पोस्ट खाली है। 43 पोस्ट आर वैकेंट आउट ऑफ 45, तो वो भी बुरा हाल है। इसके अलावा अभी आज पीसी चल रही थी सीएम साहब की, और मैं वो पीसी सुन रहा था, और उसके नीचे जो कमेंट दे रखे थे लोगों ने, उसमें क्या डिमांड कर रखी थी? जेबीटी का रिजल्ट कब घोषित करोगे? बार बार लोगों ने लिखा, जेबीटी का रिजल्ट सर कब घोषित कर रहे हो? सीपीएलओ के बारे में क्या योजना लेकर के आ रहे हो? हरियाणा पुलिस के 5600 कांस्टेबल की घोषणा तो कर रखी है, कब उसको पूरा करने जा रहे हो? और आखिर किसानों के लिए क्या किया? और सबसे बड़ा मिशन मैं पंकज बेनीवाल के माध्यम से, क्योंकि पार्टी के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हरियाणा सरकार के पास भेजना चाहता हूं। आज जो सीएम की पीसी मैंने सुनी, छोटे व्यापारियों को लगभग 2500 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी, उनका ब्याज और टैक्स फ्री करके, जीएसटी पेंडिंग के ऊपर। बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया फैसला है। लेकिन 2500 करोड़ आपने व्यापारियों के माफ किए, तो किसानों के बारे में भी सोच लेते थोड़ा बहुत। हरियाणा प्रदेश का किसान किस प्रकार से कर्ज के नीचे डूबता जा रहा है और किस प्रकार से आर्थिक तंगी से बेहाल है, आखिर उनके बारे में भी कुछ विचार हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। ये तो व्यापारियों को जो आपने राहत दी है, व्यापारी तो जैसे तैसे लेकर के फिर भी अपनी रोजी रोटी का बचत कर लेता है, किसान तो उससे भी नीचे गया हुआ है। किसानों का जो अभी कितनी फसल खराब हुई ओलावृष्टि के बाद, वर्षा के बाद, भारी वर्षा के कारण कितने पूरे हरियाणा में नुकसान हुआ, और आपने कहा था कि हम तुरंत उसका मुआवजा देने का काम करेंगे। शायद आज यदि उसकी भी घोषणा करते तो हरियाणा प्रदेश का किसान खुश होता। उसको लिंग करने के लिए आपको क्या 100 दिन का ढोल पीटा जा रहा है, विजेंद्र रेड्डी ये कह रहे हैं, किसानों को पीछे पीछे धकेलने का काम करते। ललित जी ने कहा कि भाई आप हमारे 2 विधायकों के नाम का सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे क्या? नहीं, हम क्यों लेके घूमेंगे, हम तो जनता का सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं। वरुण गोयल जी, जो 10 साल तक हमने अच्छे काम किए थे, उसका नतीजा है कि हम तीसरी बार सरकार में आए हैं। अगर हमने काम नहीं किए होते, जो कि ललित अरोड़ा जी या विजेंद्र रेड्डी जी लगातार चुनाव के दौरान ये लोग आरोप लगाते रहते थे कि 10 साल में ये नहीं हुआ, 10 साल में वो नहीं हुआ,
हरियाणा की जनता ने इनको आईना दिखाया है हमारे को तीसरी बार सत्ता दे करके कि आप ही हमारे लिए काम करने लायक है, आप ही की वो सरकार है जो 10 साल से हमारी सेवा कर रही है और हमारे हर वर्ग को आगे लेकर के चल रही है। तो इनको आईना तो हरियाणा की जनता ने दिखा दिया था। हम इनके 2 एमएलए के बीच हम लोग नहीं है, लेकिन हाँ, आपने अशोक अरोड़ा जी की बाइट दिखाई, मैंने उसको कवर किया है कि भाई कांग्रेस के ही नेता हमारे को अच्छा बता रहे, हमारी कार्यशैली अच्छे बता रहे हैं। हम अगर मेडिकल कॉलेज सिरसा में खोलते हैं तो गोकुल सेतिया तारीफ करते हैं, गोकुल सेतिया ये कहते हैं कि मैं तो राजनीति और पार्टी से ऊपर उठ करके मैं ऐसे मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। रेणु साहब को कह रहे हैं उनको मंच साझा ही नहीं करना चाहिए था विधायकों को। हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा हूं, लेकिन विजेंद्र रेणु जी एक नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स ये हो कि कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए अच्छा बोला जाए, भाई अच्छा काम किया है तो आपने अच्छा किया है। अगर चौटाला साहब ने कोई काम अच्छा किया था तो हम आज भी अच्छा बोलते हैं, भाई अच्छा किया था उस समय पर। लेकिन अगर विजेंद्र रेणु जी नकारात्मक सोच के साथ चलना चाहते हैं तो ये नकारात्मक सोच ही इनको लगातार सत्ता से बेदखल कर 20 साल हो गए इनको सत्ता से बाहर हुए। तो इनकी जो नकारात्मक सोच है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा डेंट है, बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से इनकी पार्टी की भी 2 फाड़ हो गई थी। इससे ज्यादा शायद विजेंद्र रेणु जी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हम ढोल नहीं पीट रहे, हम लोग काम कर रहे हैं, अपना काम बता रहे हैं और हरियाणा की जनता उस पर मोहर लगा रही है। इसलिए हम छाती ठोक कर कहते हैं कि हम हरियाणा की जनता के साथ हैं, हम किसानों के साथ, हम गरीबों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। अभी इन्होंने कहा कि भाई युवाओं को नौकरी दे दी, कौन से डिपार्टमेंट में? अरे विजेंद्र रेणु जी और क्या नाम ललित अरोड़ा जी, जब युवाओं को नौकरी मिली थी 17 अक्टूबर को, तो लगभग हर एक इंसान के पास जो राजनीति से संबंध रखता था, सभी के पास गांवों से कॉल आए थे। और वरुण गोयल जी की डिबेट में बैठा था, वरुण गोयल जी ने भी कहा था कि भाई लोगों के पास फोन आ रहे हैं। तो ये तो आलम था पूरे हरियाणा का कि हरियाणा के हर एक गांव के ग्रामीण आंचल से, शहरों के आंचल से, वार्डों से लोग फोन कर रहे थे कि हमारे बच्चे को नौकरी मिल गई, बिना खर्ची पर्ची के मिल गई। इन्होंने कहा कि बसेस का पूछा इन्होंने ललित अरोड़ा जी ने कि बस कितनी खरीदी। 2024 का मैं भी आंकड़ा पढ़ रहा था, 650 बसेस का मिला था। अभी आज की ही न्यूज है कि 550 बसेस को और हरियाणा के बेड़े में खड़ी करने के लिए और अनुमति मिल गई है। तो जो बसेस की बातें हैं वो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आगे ललित अरोड़ा जी, ये नहीं कि पुरानी बातें उठाई और आगे चल पड़े, आगे ऐसे नहीं चलना पड़ेगा। हम आंकड़ों के साथ बैठते, आंकड़ों के साथ बात भी करेंगे। आपने कहा प्रति व्यक्ति आए, मैं सिर्फ 23-24 की बता रहा हूं। 23-24 में 2,96,592 रुपए था, जो कि इंडिया की पूरे अपने भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उससे कहीं ज्यादा थी। और आपकी 2014 का भी मैंने रिकॉर्ड निकाला, वहां पर 1,37,000 थी। आपके 1,37,000 से 23-24 में ये लगभग 3 लाख था, यानी कि 3 गुना के आसपास हम पहुंच गए। कोई एक ऐसी चीज तो बताओ जिसमें 3 गुना का इजाफा हो गया हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर एक इंसान को आगे लेके जाना चाहती है, युवाओं को भी आगे लेकर जाना चाहती है। आपने पूछा नौकरियां कितनी दी, हम तो बहुत अच्छी नौकरियां दे रहे थे। आपके 10 साल के कार्यकाल में मैं चुनाव में भी बोलता था 85,000 से ज्यादा नौकरियां नहीं दे पाए थे आप लोग, और आज हमारा आंकड़ा 1,80,000 के पार चला गया। तो ये देखने वाली बात है कि 10 सालों में 85,000 नौकरियां अगर देके हरियाणा 1 नंबर पे पहुंच रहा है या 1,80,000 देकर के नंबर 1 पर पहुंचता है। ठीक है अरोड़ा जी, हालांकि ये तो सरकार अपना दावा कर रही है, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये रेणु साहब ने नया ट्विस्ट दिया कि 2 विधायक जो हैं वो इसलिए गए कि उन्हें पता लग गया कांग्रेस में कुछ नहीं है। कहते हैं वो अभी तो वो हमारी आलोचना कर रहे थे, फिर इन्होंने भाजपा की आलोचना शुरू कर दी। 4 दिन पहले उनकी तारीफ कर रहे थे। तो मैं इनके स्टैंड से कोई ना तो चिंतित हूं, ना विचलित हूं, और ना ही उसमें कोई यकीन करता हूं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे 2 विधायक अगर उनके किसी निजी ऐसी चीज को जिसपे उन्होंने एक अच्छा काम किया, क्या मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, तो वो तारीफ कर दी, तो तारीफ के काबिल बात थी, कर दी। यहाँ पे हम 100 दिनों का जो आंकड़े हैं उनके बारे में बात, मैं जिससे भी पूछता हूं भाजपा के व्यक्ति से कि 24,000 जो आप 24,000 कर रहे हो, उसमें कितनी एक्चुअल नौकरियां दी, क्योंकि सी वाले डी वाले सी में चले गए, सी वाले बी में चले गए, ऐसे भी लोग थे। तो टोटल विभागानुसार कितनी नौकरियां दी ये नहीं बताते, मंत्रालय अनुसार कितनी दी ये नहीं बताते। कितने लोगों को आपने अभी नौकरी से निकाल दिया, 10,000 की संख्या हो गई है, तो नेट नौकरियां कोई 12-13,000 से ऊपर नहीं होगी। 12 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मैं ऑलरेडी ग्रुप डी में था और सी में आ गया, तो वो कोई नया सृजन हो गया। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा इनसे कि जो करप्शन की बात आप करते हो, या 4700 अभी क्या हुआ, 4700 पीयून की नौकरियां निकली और उसमें
MA, BA, MBA, बीटेक लोगों ने अप्लाई किया। ये क्या हाल हो पड़ा है। अच्छा, फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2024 में 104 मामलों में अधिकारियों को रिश्वत लेते की बोल रहा हूं, रंगे हाथ पकड़ा था, जिसमें 34 पुलिस के खिलाफ थे। तो मैं तो यही कह रहा हूं, पटवारियों का विभाग है, रेवेन्यू एक पुलिस विभाग है, ये दो विभाग है जिनको जनता को रोज इनसे सामना करना पड़ता है। भाई मैं तो ये कह रहा हूं, इन 100 दिनों को भूल के अगले 100 दिनों में अपना विजेंद्र जी इनके ऊपर ही अंकुश लगा ले, हम आपकी तालियां सार्वजनिक रूप से बजाएंगे, क्योंकि ये दो बैक में ठीक करने वाले हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपकी आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं। दूसरी बात, जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो पकड़ता है ना, वो थोड़ा सा होता है, यानी 100 केस हुए तो 4 पकड़े गए, ये आप भी मानते हो। नशा के 100 केस हुए तो 3 पकड़ लिए। नशाबंदी बहुत भारी मात्रा में है, जिससे हमारा परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसको वार फुटिंग पे किया जाए, आलोचना की बात नहीं, सुझाव है कि ये 2 विभाग और नशाखोरी NDPS वाला, इनको थोड़ी सख्ती कर दीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। समाज का ताना बाना बिखर रहा है, लोग नशे के आदी हो रहे हैं, करप्शन हो रही है और पब्लिक जो है उनका लूट खसोट हो रही है, अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अभी मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा प्रयास किया, उन्होंने बोला कि मैं भाई अपना सख्ती कर रहा हूं, ये करूंगा, और सख्ती करो। और देखिए, चाहे वो बुलडोजर वाली बात हो, लोगों ने आलोचना शुरू कर दिया, एनकाउंटर की बात हो। आप मुझे ये बताइए कि अगर पुलिस पे गोली चलेगी तो एनकाउंटर होंगे, लेकिन उसमें हमें ये देखना है कि कोई गलत चीजें ना हो। लेकिन आप बताइए कि कड़ी लखा सिंह में दिन दहाड़े पुलिस चौकी के सामने मर्डर हो गए नहीं 100 दिनों में, मतलब इतनी 100 राउंड गोलियां चली हैं। इन चीजों पे हमारे प्रवक्ता बेनीवाल जी भाई साहब, जरूरी है कि इन पे ध्यान ज्यादा दिया जाए और एक एश्योरेंस जनता को दी जाए मुख्यमंत्री द्वारा कि हम अगले 100 दिनों में इन पे काम करेंगे। बाकी तो आप मेरी आलोचना से विचलित होते रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो ये सुझाव दिया कि 4 महकमों में शुरुआत में कार्रवाई की जरूरत है, आप एश्योर करें जनता को। तो अच्छा, रेडू जी पे आप रिएक्शन नहीं देना चाह रहे? हाँ, देखिए वरुण जी, अभी बेनीवाल साहब ने कहा नेगेटिव राजनीति करते हैं। भाई अब मैंने कहा, आपने छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को राहत दी, अच्छी बात की, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन किसान के लिए मैंने डिमांड कर दी, उनको भी राहत मिलनी चाहिए थी, उनका भी कुछ कर्ज माफ कर देते। तो ये, यदि आप इसको नेगेटिव मानते हो तो मानो। जेबीटी वालों का ने डिमांड की हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। अगर आप इसको नेगेटिव मानो तो मानो, हम तो डिमांड कर रहे हैं उनको रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, CPLO को भी गारंटी मिलनी चाहिए जॉब की। और दूसरी बात, ये कहते हैं 2,96,000 प्रति व्यक्ति आय आज हरियाणा प्रदेश की इंडिया में नंबर 1 है। 2,96,000 प्रति व्यक्ति आय के साथ यदि हरियाणा प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर है, तो फिर 50 लाख परिवार, लगभग 2 करोड़ लोग BPL में क्यों है, 1,80,000 से भी नीचे क्यों है? आखिर वो 50-60 लाख लोगों की इनकम के द्वारा ही इतना बड़ा रेशियो यदि आप लेकर के आए हुए हो, तो ये इनइक्वेलिटी नहीं, लेकिन रेडू साहब उसमें एक चीज और है ना, GST कलेक्शन में हरियाणा चौथा राज्य, चौथे नंबर पे, यूपी और गुजरात से भी आगे कैसे? फिर चलो चौथे नंबर पर सही है, लेकिन ये इनइक्वेलिटी जो समाज में पैदा हो रही है, कुछ लोग अमीर हो गए और बाकी सारे के सारे आपने गरीब बनाने का काम कर दिया। इसके पीछे जो रीजन है वरुण जी, वो लीकेज प्रथा है। देखिए कितने सारे 10 साल में लगभग 2 दर्जन के खिलाफ आसपास इनके क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव, सारा गरीबों का पैसा लूट करके कुछ लोगों के हाथों में एकत्रित हो रहा है। और अब तो हद होगी हरियाणा प्रदेश में, इतनी बड़ी हद तो शायद कभी भी नहीं होगी। सीएम ऑफिस एक लिस्ट तैयार करता है और सीएम ऑफिस की लिस्ट भी लीक हो जाती है, और सीएम साहब कहते हैं कि ये कैसे लीक होगी? लीकेज गवर्नमेंट ही लीकेज, सीएम ऑफिस की फाइल भी नहीं रुकी, सीएम ऑफिस का जो स्टाफ है उनके द्वारा बनाई गई लिस्ट को ये रोक नहीं पाई। फिर कहते हैं हमारा प्रशासन हमारे कंट्रोल में है, कहां से कंट्रोल होगा? और दूसरा है इनका ऑब्जेक्शन प्रथा, जो सबसे मुख्य रूप से ऑब्जेक्शन प्रथा है। इनके मंत्री कहते हैं कि हमारे कर्मचारी ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने का काम करके जनता को परेशान करने का काम करते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं उसके ऊपर तो मंत्री ने लताड़ लगा दी अधिकारियों को, भाई लताड़ लगा दी पब्लिक को दिखाने के लिए, कैमरे में फोटो खिंचवाने के लिए। क्या तो वहां पर इतनी सारी पब्लिक बैठी है, उसके सामने लताड़ लगा दी। एक प्रशासनिक अधिकारी की
इतनी हिम्मत नहीं होती। यदि सरकार सच्ची नियत से उनको आदेशित और निर्देशित करने का काम करे तो वो ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन नहीं लग सकते। कहीं ना कहीं दिन में लताड़ और रात को पार्टियों में प्यार, यही एक प्रथा के कारण ऐसा हो सकता है। अदरवाइज याद कीजिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन को हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा आज भी मानता है कि जो एक कुशल प्रशासक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं, आज तक हरियाणा प्रदेश में ऐसा प्रशासन रहा और ना रहेगा, ना होगा, ना हुआ। कुछ हुआ, लेकिन इस प्रकार का प्रशासन बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी जो कमियां हैं वो भी गिनवा रहे हैं। क्या कहा? नहीं वरुण गोयल जी, कोई कमी नहीं है। हमारा जो संकल्प पत्र था जिसके बारे में मेरे दोनों भाई बात कर रहे हैं, संकल्प पत्र 5 सालों के लिए लिया गया है और उसमें से कुछ संकल्प हम अपने पटल पर उतार चुके हैं, धरातल पर उतार चुके हैं और धीरे धीरे हमारे संकल्प पत्र के सारे संकल्प पूरे होंगे और हरियाणा में लगातार भाजपा की सरकार बनती रहेगी। यही काम है जो भारतीय जनता पार्टी करती है, अपने संकल्प लेकर के आती है हर एक हरियाणवी के लिए, हर एक वर्ग के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक जितने भी सरकारी संस्थान है उन सब के लिए। यानी कि हर चीज को एक माला में पिरोकर भारतीय जनता पार्टी चलती है और उसी माला को हमेशा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के हर एक गले के अंदर डालती है कि भाई हमने आपके लिए अच्छा काम किया है। तो हरियाणा के जो हरियाणवी हैं, हरियाणा हरियाणवी एक की जो मूल मंत्र है उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, किसी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ती है, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे हमारे किसानों के लिए उन्होंने कहा कि वो कब होगा। तो 825 करोड़ का जो मुआवजा था बारिश से जो फसल खराब हुई थी, रेड्डू साहब लिख लेना, उसकी एक जो है 300 करोड़ की पहली किस्त जा भी चुकी है हमारे हरियाणा के किसानों को। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर एक किसान के साथ है, हर एक युवा के साथ है, हर एक महिला के साथ है, हर एक गरीब के साथ है। आपने कहा कि अभी कैबिनेट में फैसला लिया गया कि भाई छोटे जो हमारे व्यापारी हैं, तो हर एक व्यापारी वर्ग को भी कितने महीनतम तरीके से देखा गया है और जो वैट के बड़े बड़े लंबे समय से जो लंबित मामले थे उनको भी निपटारण कर दिया गया है एक मुश्त के साथ। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो हर एक वर्ग को, चाहे व्यापारी वर्ग हो, उन सबको साथ लेकर के चलती है और हमारे जो संकल्प है 20 संकल्प जो हमने बड़े लिए थे वो आने वाले समय में पूरे हरियाणा के सामने आप सबके टीवी चैनल पे भी हम बोल के दिखाएंगे कि हमारे 20 संकल्प थे, ये संकल्प पत्र था और ये हमारे पूरे हो गए। हम एक एक करके भी आपको गिनाएंगे। इसमें से अभी पूछा कि कितने पूरे हो गए, तो 8वें नंबर पर डायलिसिस की हमने बात की थी कि डायलिसिस मुफ्त कर देंगे। गाड़ी में किसी विधायक को बैठा लिया, उसने गुड गेस्चर में तारीफ कर दी, तो आप उसको ढाल मत बनाइए। देखिए, गाड़ी में बिठाने से कोई किसी की तारीफ नहीं करता। अगर गाड़ी में जबरदस्ती किसी को बिठा लिया गया वो खामखा तारीफ नहीं करता। ललित अरोड़ा जी ने, रेड्डू साहब हमारी अगर कोई अच्छे काम किए तो तारीफ कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते ये लोग कि मैं इनको गाड़ी में बैठा के ले जाऊंगा, 2 काजू किशमिश खिला दूंगा और ये मेरे बारे में अच्छा शब्द बोलेंगे। अगर इनकी पार्टी अलग है, ये नेगेटिव थॉट्स के साथ चलते हैं, ये पॉजिटिव राजनीति है। यही बदलाव किया है भारतीय जनता पार्टी ने और नायब सिंह सैनी जी ने आने के बाद कि एक पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत पूरे हरियाणा के अंदर हो गई है कि विपक्षी नेता भी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों की तारीफ किए बिना रह नहीं सकते। ये एक पॉजिटिव राजनीति है, ये होना भी चाहिए कि कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ हो, गलत काम करे या कोई चूक रह जाए तो उसका सजेशंस दिया जाए। ठीक है, अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए अरोड़ा साहब, इसलिए हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे परमाणु अस्त्र के बिना तो ये अच्छे भी नहीं गिनाए जा सकते। इनको अच्छा कौन कहेगा, हम ही तो कहेंगे। तो हमसे बना हरियाणा की जनता कह रही है साहब। अच्छा आगे सुनिए, ये तो मजाक। 100 गज के प्लॉट जो थे हुड्डा साहब ने दिए पिछले अपने 10 सालों में, अब इन्होंने वादा किया था कि हम भी देंगे, उनको बनाने के लिए भी रकम देंगे। भी बता दो इन 100 दिनों में या अगले 500 दिनों में या 400 दिनों में कितने लोगों को आप प्लॉट देने वाले हो, कोई दिया है कि नहीं दिया है। दूसरा, निकाय चुनाव अभी तो कह रहे थे कि जल्दी करवा देंगे, अभी तक तो कहीं अता पता नहीं है। अच्छा, सीटीईटी पे क्या विचार है बेनीवाल जी, इसको क्यों लंबा खींचा जा रहा है? इस पे तो आपने 3 साल तक अलाउंस भी देना था, अब आप इसको देर कर रहे हो कि एग्जाम नहीं हुआ तो अलाउंस भी नहीं देने पड़ेंगे। भाई कहीं तो यार हमें जवाब तो दे दो मेरे किसी बात का। अब मैं भी तो, मेरे से भी लोग पूछते हैं बाहर कि भाई वो बेनीवाल जी से आपने ये सवाल पूछा था, कोई जवाब मिला? पंकज भाई जल्दी से, समापन का समय। मैं तो देखिए अरोड़ा जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि भाई जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है वो 5 साल के लिए कहा है ना। भाई साहब, सीटीईटी की तो बात की थी कि पहली कलम से ही करेंगे, उसमें अलाउंस। एक बात बताइए, 3 साल के लिए इन्होंने एक फिक्स, बल्कि मैंने आप ही की क्या डिबेट में कहा था कि हर साल बढ़ाया जाए, पहले साल 5,000, दूसरे 7,000, 8,000,
तो ये नहीं कि अगर 10,000 है तो 12 किया जाए अगले साल। मैंने ये सुझाव दिया था इनको बल्कि। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इसकी परीक्षा की तारीख तो बता दो कि अगले 100 दिनों में होएगी, 2026 में होएगी, ताकि जो बेचारे लोग इसके लिए बैठे हैं उनको पता लगे, क्योंकि लिस्ट तो रिवाइज तभी होगी ना, तभी आप पैसे दोगे। जल्दी से एक रिस्पॉन्स पंकज भाई। मालिकाना हक दिया है ललित अरोड़ा जी को, मैं बताऊं 20 साल से जो अपनी श्यामला जमीन पर रह रहे थे उनको मालिकाना हक देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 500 वर्ग गज तक के भी जो मकान बना रखे थे वो भी उन पे मालिकाना हक उन्हीं लोगों का होगा जो पिछले 20 साल से उन घरों पर रह रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो एक एक बात पर काम करती है। आपने सीईटी की मेरे से बात करी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सीईटी का एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा और हरियाणा के बच्चों को इसकी बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। आप निश्चिंत रहें इन सब चीजों के लिए। चलिए 100 दिन का तो हम करेंगे जी। रेडू साहब समय हो गया, लेकिन ले लीजिए 20 सेकंड जल्दी से। जैसे सीटीई बहुत जल्दी ही होगा, ये जो कांग्रेस का जो एलओपी है इसी प्रकार से सीटी ही बना हुआ है। न कांग्रेस का एलओपी बनेगा, ना ये इतना जल्दी सीटी ले पाएंगे। तो ये रोजगार से बजट जुड़ा हुआ सत्र से पहले आ जाएगा मुझे लग रहा है। कांग्रेस का एलओपी मत बनाओ इसको बेनीवाल साहब, आपने तो कांग्रेस का एलओपी बना दिया सीटी टेस्ट को। नहीं, हम कांग्रेस के जैसी कार्यशैली नहीं है रेडू साहब, बहुत जल्दी आप निश्चिंत रहें इन सब चीजों के लिए। इनका तो बहुत लंबे समय तक इन शब्दों का प्रयोग करके बोलना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। इंतजार कर रहे हैं, डोंट मेक इट ए कांग्रेस एलओपी। ठीक है, जब 100 दिन का लेखा जोखा पेश करेंगे मुख्यमंत्री तो फिर हम चर्चा करेंगे, फिर बात करेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।